तो चलिए आज की क्लास में अब रिकॉर्डिंग शुरू कर लिए तो थोड़ा प्यार से बात कर ले, है ना। आज की क्लास में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से सिखा देंगे। एफ ब्लॉक शुरू करने नहीं जा रहे हैं, ये पढ़ा चुके हैं हम लोग केवल इसका एक रैपिड रिवीजन देंगे और सवाल कराएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, चीज़ों को समझें। भैया डी एंड एफ ब्लॉक में काम की बात डी में क्या और एंट्रेंस के अंदर तो एफ पूरा ही पढ़ना होता है, लेकिन सीबीएसई के अंदर एफ में से शायद इस बार पूरा ही हटा दिया, केवल लेंथेनॉइड एक्टोनॉइड में डिफरेंस रहने दिए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं बस, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा माहौल बना दिया है, तो उसको ज़रा कवर करने की कोशिश करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक को। सबसे पहले डी ब्लॉक की बात कर लेता हूँ, सुनेंगे ध्यान से। डी ब्लॉक में पहली जो डेफिनेशन आती है उसका नाम है बेटा जी ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम है? ट्रांजिशन एलिमेंट का सेंस ही है ऐसे एलिमेंट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट। जनरली इनकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है बेटा जी? +2 होती है। ऐसे एलिमेंट जो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज इन देयर एक्साइटेड स्टेट आर नोन ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी बात सर ने बताई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए, मैंने एग्जाम्पल ले लिया जिंक का। प्यारे बच्चों, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर 30 होने के नाते 3d10 4s2 होता है। तो इस समय डी में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 10। सर डी में 10 का मतलब समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, आप समझो इसे। डी में 10 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सही लिखे मैंने। और एस के अंदर बेटा कितने हैं? एस के अंदर सर 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो सर, अगर आप +2 निकाल भी दोगे, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर आप देखोगे तो एस से ही तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, एस से इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके बाद भाई जो बड़ी सेल है उससे इलेक्ट्रॉन जाता है, जो बड़ी सेल है उससे इलेक्ट्रॉन जाता है। तो 4 क्या बड़ी सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जाने के बावजूद भी तब भी डी के अंदर कितने रहे? 10 ही रहे। तो क्या ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है या कम्प्लीटली फिल्ड है? तो आप कहेंगे सर इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। तो इसका मतलब क्या मैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कह दूं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। लेकिन अगर यही एग्जांपल मैं कॉपर का ले लूं तो सर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है। तो सर नॉर्मली देखेंगे तो डी में तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन इनटू देयर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 3d9 4s0। तो इसका मतलब जो डी है, डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाएंगे बेटा जी? 9 पाए जाएंगे। इसका मतलब इस केस के अंदर एक अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये कंपाउंड माना कि ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड नहीं था डी में, इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं था डी में, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में तो है। तो इसका मतलब ये हो गई कि ये इस एलिमेंट को मैं ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दे सकता हूँ। बेसिक सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे बच्चों। जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेटा समझ में आ जाता है ना, उसके लिए फिर कोई चीज़ कुछ भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बोला मेरे पास पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। निकल, कॉपर और जिंक। इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है और भाई का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीधी सीधी बात कर देता हूँ मैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, और इससे पहले कौन होता है? आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। अब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इट इज़ 3d2 4s2, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3 4s2। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s1, ना कि 3d4। ये एक्सेप्शनल है, इसको आपको दिमाग में रखना है भैया। mn के केस में देखोगे तो अगेन इट इज़ 3d5 4s2, और यहाँ 3d6 4s2। यहाँ पर आ जाता है मेरे पास 3d7 4s2, और यहाँ आ जाता है मेरे पास 3d8 4s2। यहाँ आता है मेरे पास 3d10 4s1, और यहाँ आता है मेरे पास 3d10 4s2। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर है, राइट। सी अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी यहाँ पे, तो आप कहोगे सर ये तो +3 शो करता है,
भाई +2 अवाल बवाल ये सब चलता रहता है। इसकी मैक्सिमम होती है +7 तक, है ना। फिर थोड़ी देर बाद इसकी घटना शुरू हो जाती है और फिर यहाँ पर जाके जो है ये +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, लास्ट में इसको +2 ही लिख देते हैं। ऑल्दो कहने सुनने में ऐसा आता है ये आगे भी शो करता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर मुझे इस पर सवाल बनाने हैं तो मैं कैसे सवाल बनाऊंगा? सबसे पहला सवाल मैं ये कहूँगा, इस 3D सीरीज के अंदर कौन केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तो उसका नाम है स्कैंडियम। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज +3 इट गेट 3D 0। और डी के अंदर 0 होने का सेंस क्या है बेटा जी? डी के अंदर 0 होने का सेंस है कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई उससे पहले वाली स्टेट क्या है? स्टेबल है। तो इसका मतलब पी में इलेक्ट्रॉन था, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाओगे उतनी एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में। कोई ये कि मैं एनर्जी देता चला जाऊँ, फिर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, राइट। पहला सवाल हो चुका है। दूसरा, कोई आपसे पूछेगा जिंक, इसके नीचे कैडमियम, इसके नीचे मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करेंगे, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? बात सही है सर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं लेकिन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला सवाल ये पूछ सकता है, अमंग द 3D सीरीज विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट? अगेन Mn हो जाएगा इस सवाल का आंसर। कोई पूछ सकता है जो ये आयरन है ना, आयरन, अगर यहाँ पर आयरन +2 में देखता हूँ और आयरन +3 देखता हूँ, दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों में से Fe+3 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट इनटू 3D5। और आप लोग जानते हो D0 हो, D5 हो और D10 हो, ये सभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैं, ये सभी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सी नेक्स्ट हमारे पास ऐसी क्रोमियम के केस में आ सकता है। सुनो एक बात आपको बतानी है मुझे, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे, सुनो। क्रोमियम है और ये कोबाल्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा दिखता होगा? दिखाओ सर। क्रोमियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 3D3, 1, 2 और 3। हाँ या ना में जवाब दो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोबाल्ट के अंदर जब 3 इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे तो कोबाल्ट कैसा दिखाएगा? दिखाओ जरा सर। ये दिखेगा सर, ये हो जाएगा कितना? 2 यहाँ से और जो है कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। मुझे एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, मतलब ये है कोबाल्ट +2, सुनना ध्यान से, और ये है क्रोमियम +3। अच्छा ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पर कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं? 3। और यहाँ पर मुझे कितने अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं? 3। तो कोई आप लोगों से पूछे कि इनमें से जो इनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अलग अलग होगा? क्यों होगा सर? ये तो सेम होना चाहिए सर, यहाँ भी 3 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे √n n+2, तो n की वैल्यू 3 रखोगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट की? सेम आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू डिफरेंट आई। वैल्यू क्या आई? डिफरेंट आई। और उसका रीजन हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, मैं एक बार बता देता हूं फिर भी आप लोगों के लिए। इसका रीजन है इसका सिमेट्रिकल होना। और यहां आप देख रहे हो, यहां 3 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद अनसिमेट्री, और यहां 3 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद सिमेट्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो उसकी वजह से सिमेट्री आने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सिमेट्री आने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, राइट। तो सर इतनी सी बातें हम लोगों को क्लियर है और इसके बाद ही हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा मानकर चल रहा हूँ, आप लोगों ने इसका फोटो ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अब कहने को इसमें मैं काफ़ी सवाल बना सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होगी, मैंने आगे सवाल आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, राइट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कुछ बातें हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट वही होंगे दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सही है, इनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी बात, जब अनपेयर्ड हैं तो कौन सा करैक्टर होगा बेटा इनके अंदर? पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा। अगर जीवन में पैरा आ चुका है तो जीवन कैसा लगेगा? रंगीन लगेगा, यानी कि कलर भी होगा। और कलर होने का एक रीजन और भी किताब लिख देती है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन भावना को समझो भाई सभी बच्चे। यहाँ ये T2G है, कौन है ये? T2G। और यहाँ क्या है बेटा जी? Eg। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मुझे हंसते हुए
आंख इधर उधर घुमाते हो। मैं बिल्कुल एंटरटेन करने के मूड में नहीं हूँ, वरना आज आप तमाशा देख लोगे क्लास के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इन स्लाइड्स को पढ़ाने में मैं पूरा लगातार घंटा भर बोलता रहूँगा ना, तब जो है कवर होगी। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओ, नहीं समझ जाओगे तो हम समझा देंगे आप लोगों को। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाता है, पता है क्योंकि एनर्जी को गेन किया होगा। एनर्जी को गेन करने के बाद हमेशा हायर एक्साइटेड स्टेट पे तो नहीं रहेगा, उसको आना पड़ेगा लोअर पे, क्योंकि स्टेबिलिटी तो वही है। तो जब ये वापस आता है तो अपने अंदर से रिलीज करता है एनर्जी। इस रिलीजिंग एनर्जी को मैं बोलता हूँ, अगर ये विबग्योर में आ जाती है, विजिबल में आ जाती है, तो मुझे दिखाई दे जाती है। तो इस ट्रांजिशन का नाम है डीडी ट्रांजिशन। और तो और मैं अंदर की बातें और बता देता हूँ, हमें केवल और केवल कलर फ्लोरोसेंट रीजन में ही दिखाई देते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है फ्लोरोसेंस। सी अब भैया 3 बातें तो सर आपने एक जैसी बता दी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मान लो पेपर में सवाल आ जाए, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, पैरामैग्नेटिक करेक्टर, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये जो एलिमेंट होते हैं ये कैसे कैसे बॉन्ड बनाते हैं? दे आर हार्ड मेटल। लिख सकता हूं ना, कैसे मेटल है बेटा जी? हार्ड मेटल। अच्छा, अगर ये हार्ड मेटल है तो कोई पूछ ले हार्ड मेटल ही क्यों है भाई, तो आप क्या रीजन दोगे? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते होंगे, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनते होंगे। ऐसी कहावतें हैं कि जितने ज़्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा क्या बनेंगे बेटा जी? मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे। जितने ज़्यादा अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज़्यादा वैकेंसी टू फॉर्मिंग द बॉन्ड, और उतना अच्छा क्या बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सी हार्ड मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, रिक्वायर्ड हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इनको तोड़ने के लिए, इनको जुड़ने के लिए क्या होगा बेटा जी? एनर्जी क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी। या रिक्वायर्ड हाई, बस तोड़ रहे हो तो रिक्वायर्ड, जुड़ रहे हैं तो क्या होगा? रिलीज होगा। सीधी सी बात है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, राइट। इसको लिख सकते हो आप हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा जी? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? ज़्यादा। प्यारे बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, अगर मैंने यहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है तो कैसे कवर करोगे? क्या बोला सर ने? सर ने बोला पेपर में आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो कौन सा ऑप्शन ढूंढना है? जहाँ लिखा हो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जहाँ लिखा हो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, जहाँ लिखा हो दे आर हार्ड मेटल। और सीबीएसई में तो चारों लिख देना ऊपर के। आगे बात समझ में? सीधा सीधा चारों पॉइंट की फॉर्म में लिख देना, नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 8। क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा? बताओ बताइए। यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लगाता हूं, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कोई पूछे वाई दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बताइए। सर ये डी ऑर्बिटल हैं, कहने का मतलब ये इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल है, इनके पास अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। जब अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू फॉर्मिंग द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की क्या हो गई बेटा? टेंडेंसी हो गई। तो यही रीजन है दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। 9th, दे फॉर्म अलॉय। ये अलॉयज बना देते हैं। अगेन रीजन क्या बोलोगे सर? अलॉय बनाने का सेंस क्या है? कि इनके क्या होता है? क्या बोलो जरा, रीजन तो वहीं से आएगा। अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो इट कैन इजीली फॉर्म बॉन्ड विद अनदर मेटल और द नॉन मेटल आयंस, राइट। तो बात सही है, लेकिन और इसका थोड़ा सा अच्छा रीजन बोल सकते हो कि इनकी ना सिमिलरिटी होती है। अलॉयज का मतलब क्या होता है भाई? अलॉय का मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी भी साइज का आपस में जुड़ जाएगा, सिमिलरिटी होती है साइज के अंदर। ये भी एक अपने दिमाग में रीजन लिख सकते हो। 10th सुनो, दे आर गुड कैटलिस्ट। ये कैसे है बच्चा? गुड कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होगा बेटा जी? जो रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा घटा दे, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे।
तो दे आर गुड कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट, कोई पूछे कैटलिस्ट ही क्यों है सर, दे प्रोवाइड द सरफेस। वाई दे प्रोवाइड द सरफेस, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, वैकेंसी होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब ये हो गया, देखो जीवन में कभी भी कैटलिस्ट से सवाल आ जाए ना तो एक ही बात दिमाग में याद रखना, कैटलिस्ट सरफेस और एरिया को प्रोवाइडर होते हैं, दे प्रोवाइड द सरफेस टू रिएक्ट द रिएक्टेंट स्पीसीज। ये सरफेस प्रोवाइडर होते हैं, क्या होते हैं बेटा जी, सरफेस प्रोवाइडर होते हैं। यहाँ तक हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 11, वो क्या कहता है, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर देखिए, मान लीजिए ये हम लोगों ने ना सॉलिड में पढ़ा था, अब ये सॉलिड में पढ़ा है तो सिखाया भी था आपने कि कोई छोटा एटम ना इसकी वॉइड को ऑक्यूपाई कर देता है, और ये जो छोटा एटम है ना बेटा, ये डी ब्लॉक का ही होगा, क्योंकि इनका साइज क्या रहता है, स्मॉल साइज रहता है। अरे हाँ या ना भाई, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है ना, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है। सुनो, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के स्पेसिफिकेशन क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, इसलिए इंटरस्टिशियल वॉइड को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट। बोलो बेसिक है या नहीं, आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मुश्किल तो है नहीं, तो मुश्किल बना लो, बात अलग है। गेम समझ में आ गया? अच्छा एक बात और समझ लो बस, यहाँ पेपर में आ जाए, वाई दे एक्ट एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बोलोगे स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से इंटरस्टिशियल बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेते, राइट। सुनो सुनो, एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज नथिंग बट द सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी, और ये भी टोटल फॉर्म में लिखो, और प्लस हाइड्रेशन। मैं हाइड्रेशन को जानबूझकर माइनस लिखता हूँ क्योंकि ये नेचर में क्या होता है बेटा जी, रिलीजिंग एनर्जी है, तो माइनस के साथ में इसको जो है बनाता हूँ, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना, अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो जैसे कॉपर +1 है और कॉपर +2 है, इन दोनों में से हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये मोर स्टेबल होगी, इट इज मोर स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल, राइट। एक बार दोबारा सुन लो, लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर स्टेबल इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। आगे बात समझ में। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मान लो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब क्या, वो रिड्यूस खुद नहीं होता, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा डेटा था। जैसे आप लोगों को अगर मैं आपसे पूछूं, सुनो सुनो क्रोमियम है, सुन लो, क्रोमियम है, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेते हैं, तो +1 का मतलब क्या हो गया बेटा जी, ये D5 है। अरे बोल दो, अभी नहीं बोलोगे, ऐसे मानो ये आयरन है, आयरन, ये आयरन है +2 में, राइट, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, +3 में। जब +2 से +3 में कन्वर्ट होगा तो बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना भाई। इस समय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D क्या था, 6 था, और अब जो कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, D5। और D5 के अंदर क्या पाई जाती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। अगर ये D6 है और ये D5 है, then one which is more stable is D5 only, say yes or no, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये बेसिकली अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो किसकी तरह काम कर रहा है सर, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा समझ में आ रहा भाई। Fe+2 आयन कन्वर्ट इनटू Fe+3 आयन एंड इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, +3 में कन्वर्ट हो रहा है। +2 से किस में,
+3 में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब ये गेम हो गया खत्म भैया, ठीक है। इस चैप्टर को मैं अब करता हूँ यही समाप्त। अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा सवाल के थ्रू इस चैप्टर को कवर करूंगा। चलिए जी, अब कमर कस लीजिए और शुरू हो जाइए भाई। देखिए, व्हाई डज कॉपर नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई एक एसिड है HA, कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, कॉपर के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, और उसका रीजन ये है कि सर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ये किस किस के साथ रिएक्शन करेगा बेटा जी? जब यहां पर कोई ऐसा मेटल होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा जी? क्या होता? कम होता है, यानी कि माइनस में होता है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम लोगों को ऐसा सिखाया जाता है कि मेटल वो जो हाइड्रोजन रिलीज कर दे एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, सिखाया जाता है ना, मतलब जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले, सीधी सी बात ये है, H+ आयन को H2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ये बात हमेशा वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है? ये उनके लिए वैलिड है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। लेकिन कॉपर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होता तो प्लस में कम ही है 0.34, लेकिन होता तो है, तो यहाँ पर प्लस वैल्यू होने की वजह से ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता, किसके? एसिड से। नेक्स्ट है ये E0 है बेटा, है ना। E0 वैल्यू ऑफ Mn, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। बताओ भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये वैल्यू कम क्यों आती है? एक्सपेक्टेड वैल्यू से ये वैल्यू कम क्यों आती है? कोई बच्चा बता पाएगा? जल्दी जल्दी बताओ भाई आंसर, देरी नहीं करनी, बहुत सारा भाई पढ़ाना है, जल्दी जल्दी करिए, बता दो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो पहले मेरी बात सुनो, ये Mn है, बहुत बढ़िया सर, ये जिंक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 पढ़ लिया था? और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 3D10 पढ़ लिया था? अच्छा, ये दोनों क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? से यस और नो? अरे बोल दो यार। और मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर कोई स्पीसीज स्टेबल है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम ही होगा। उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम। वो रिड्यूस क्यों होने लगेगा भाई? वो रिड्यूस क्यों होने लगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसलिए बोला गया सर इट इज मोर नेगेटिव। पहली बात सर, ये रीजन तो समझ में आता है कि सर इट इज बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ Mn एंड जिंक। देन व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द निकल? सर निकल के पीछे क्या लॉजिक है? देखो सर, ये आपने ना बात तो बताई है, लेकिन हम हैं कुछ और मिट्टी के बने हुए, है ना, हमें नहीं समझ में आता। आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। बस मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप लोग, क्या मुझे ये वैल्यू नेगेटिव करनी है और इस नेगेटिव वैल्यू से इसको जस्टिफाई करना है। मुझे बताओ कौन सी टर्म, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? कभी ना। कौन होगा बेटा? सब्लिमेशन, आप एनर्जी दे रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये बताओ क्या है भाई? हाइड्रेशन एनर्जी। अगर मैं तुमसे कहूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी का सम भी कम हो जाए, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ये वाली पिक्चर नेगेटिव हो जाए कि ना हो जाए? आंसर गेम समझ में आए कि ना आए? तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकल। हाइड्रेशन, ये टर्म समझ में आई? कौन सी टर्म? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ निकल। नेक्स्ट, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। ये कोई बात है पूछने की सर? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। सर ये 4s1 है 4s2 है। सर यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी क्योंकि ये कन्वर्ट होना चाहेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आफ्टर रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्ट इनटू 4s0 एंड 3d5 which is half filled stable, and after releasing 1 electron from this, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दी? ये कन्वर्ट हो जाएगा 3d5 4s1 which is unstable। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो बोल दो। 3d10 कर दो इसको, 5 नहीं है 10 है बेटा जी, ठीक है। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से 2-3 सवाल समझ में आ गया हो। गलत देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। समझदारी क्या है? सबसे पहले बताओगे सर अनपेयर्ड,
फिर दूसरा बताओगे अनपेयर्ड नंबर होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना लेते हैं। फिर तीसरा बताओगे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बनाने की वजह से ये हार्ड हो जाते हैं। और कोई चीज़ हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता होगा बे? बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? भाई इससे सिंपल क्या पढ़ा दूँ बताओ? ये गेम समझ में आ गया, आसानी से क्लियर हो गई बातें। अगला देखो, कह रहे कॉपर +2 आयन इज ट्रीटेड विद द KI, a white PPT is formed, explain the reaction with the help of a chemical equation। कुछ नहीं करना, कॉपर +2 में है भैया, है ना। कॉपर +2 अगर किसी से भी रिएक्ट करेगा तो उसकी मजबूरी है कि कॉपर +1 में जाए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई, कॉपर +2 जिससे भी रिएक्ट करेगा उसकी भाई दो, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, दिमाग क्यों नहीं लगाते? क्यों बार बार केमिस्ट्री के पीछे पड़े हो? दिमाग लगाओ भाई। Fe+2 आता होता है या Fe+3 होता है। एक एक्सेप्शन आता है किसमें? ब्राउन रिंग टेस्ट में, जहां पर Fe+1 हो जाता है। अदरवाइज तो हर केस के अंदर Fe+2 Fe+3, ऐसी कॉपर +1 कॉपर +2। तो आप कह रहे हैं कि +2 में आपने बिठा रखा है, तो आप कुछ कुछ रिएक्शन कर रहे हो KI के साथ, बहुत बढ़िया। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कॉपर +1 के अंदर। रिएक्शन लिखना चाहो तो लिख लो भैया, यहाँ लिख लेना KI के साथ रिएक्शन करोगे तो ये पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। इसकी PPT वही है जो ऊपर लिखा हुआ है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? कुछ तो बोलो। इस समय कॉपर का क्या होगा बताना जरा। सर जो खुद का कर जाए रिडक्शन, एक्चुअल में वही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना। इसी को मैं क्या बोलूँगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम दे दूंगा सर। तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि इस रिएक्शन के पीछे मैं पड़ जाऊं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, जोड़ो इनको। और जोड़ने में है क्या भाई? जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस ट्रिक से, एक टूल से इस सवाल को कवर करें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कॉपर Cu2Cl2 और CuCl2 विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। यहां लिखना भूल गए, इन एक्वस सॉल्यूशन। कुछ नहीं है मेरे भाई। Cu2Cl2 के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बच्चा वाले मेथड से, 2x - 2 = 0, x बराबर कितना बेटा जी? अच्छे वाले मेथड से निकालो। सर आपने सिखाया था, एक Cl पर माइनस तो 2 Cl पर -2, तो अकेले कॉपर पर कितना? +2। सेंस ये था कॉपर +1 और कॉपर +2 विच वन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें लगेगा कॉपर +1 बिकॉज ऑफ 3d10, बट होगा कॉपर +2। और इसका रीजन मैंने बताया है, अगेन हाइड्रेशन एनर्जी। जाके देख लेना भाई, तुम्हारे नोट्स के अंदर अच्छी तरीके से लिखा है कि कॉपर का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। ये पिक्चर पुरानी है, अभी की नहीं है भाई। ठीक है, तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला सवाल करने की कोशिश करोगे खुद से। अगला सवाल करने की कोशिश करोगे, ये है MnO2 ब्राउन कंपाउंड। क्या है ये? बेसिकली ब्राउन कंपाउंड है। जरा पढ़ के देखो सवाल को एक बार। बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। हिमाक्षी बता बेटा, हिमाक्षी, कृष, लक्ष्य, महेश, रिया, साहिल, श्रुति, बता बेटा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। कह रहे हैं कि ब्राउन कंपाउंड ऑफ मैग्नीज। आपको पता होना चाहिए ये ब्राउन होता कौन है? MnO2। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करनी है मुझे किसकी? HCl की। सुन ध्यान से। तो कंपाउंड क्या बन रहा है सर? कंपाउंड बन रहा है MnCl2। भाई ये तो सभी जानते हो ना, प्लस वाटर निकलेगा। और प्लस क्या निकलेगा इधर बता दो? प्लस सर Cl2 गैस निकलेगी, प्लस वाटर निकलेगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर ये था मेरा कंपाउंड, क्या A था? तो ये है ना, ये A था। और ये जो बन रहा है ये पिक्चर क्या है बेटा? अच्छा गैस है, तो मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को B ये रखना है। ठीक है, द गैस टेकन इन एक्सेस रिएक्ट विद NH3। ठीक है, अब देखो कुछ P ब्लॉक पड़े हुए बच्चे जागेंगे और फिर अंदर अंदर मुस्कुराएंगे। हाँ सर, गेम तो सिखाया था आपने। NH3 कंबाइन विद Cl2 कन्वर्ट इनटू NCl3 एक्सप्लोजिव। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? सर HCl बाहर निकलेगा और इस तरीके से कंपाउंड आप जो है बना पाओगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से? आपसे पूछ रहे हैं NH3 की प्रेजेंस में जब एक्सेस में रिएक्शन होगी, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ABC। तो A ये है, B ये है और C कंपाउंड क्या है? ये है।
लिख भी रखा है एक्सप्लोजिव कंपाउंड सी। होप ये कंपाउंड आपको समझ में आ गया होगा, रिएक्शन समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से डेटा क्लियर हो गया। बेटा समझ में आया, ये बात समझ में आ गई कहाँ से उठाई गई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, but ability of the oxygen to stabilize higher oxidation state exceed that of fluorine। कह रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। कहने को तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना सुंदर सवाल है कोई बच्चा जो आंसर करे इस सवाल का? क्यों जी, कोई बच्चा है अपने पास जो इस सवाल का आंसर करे कि फ्लोरीन कहने को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, ऐसा क्यों? रीजन बता दो। देखो भैया इसका एक ही रीजन है, इसका एक ही रीजन है, बहुत आसानी से इसको लिख देना। ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म multiple bond with metals। मेटल के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी? ऑक्सीजन की है। किसकी है बेटा? ऑक्सीजन। जैसे KMnO4 F के साथ लगाता तो जाने कितने F लग जाते, है ना, लेकिन ऑक्सीजन ने Mn के डबल बॉन्ड को क्या कर रखा है? स्टेबल कर रखा है बिकॉज ऑफ बाइवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अरे हाँ या ना, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से। अगला सवाल, सुंदर सवाल, अतिशय प्रिय सवाल। सवाल यह है कि Cr+3 का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 3.87 है, जबकि Cr+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है बेटा? 4.87, जबकि इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। समझदार बच्चा आंसर करेगा लाइट की स्पीड से। तो सिमिट्री होने से क्या हुआ? सिमिट्री होने से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, सिमिट्री होने से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, जबकि यहां पर भाई देखो 3 अनपेयर्ड है तो 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए ना। अरे बोलो हाँ या ना, क्या बोलोगे सर? Cr+3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d3, तो सर यहाँ पर पाई जाती है सिमिट्री, और सिमिट्री पाने की वजह से यहाँ पर नो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होता है, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है। देखा गलती कर रही है, करवा रहे हो तुम लोग मुझसे। नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, सुन लो। और यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्यों होगा बता दे जरा? बिकॉज किसके? अनसिमिट्री होने की वजह से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? गेम समझ में आ गया? ये सवाल आएगा पेपर में, देख लेना आप लोग, ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, चाहे वो CBSE में आए, चाहे बिटसेट में आए, चाहे मेंस में आ जाए, चाहे नीट में आ जाए। इस टाइप का सवाल एक घूमेगा, ठीक है ना? इस टाइप का सवाल जो है एक बार आपके दिमाग में घूमेगा। अब देखने इच्छा तुम्हारी है कि इसको कितने अच्छी तरीके से लिख पाते हो, समझ पाते हो। नेक्स्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? सीरियम Py और Nd आर हायर देन दैट ऑफ TH Pa और अच्छा एक बात समझ में आ रही है? ये मुझे एक्टिनॉइड से नजर आ रहे हैं और ये मुझे कैसे नजर आ रहे हैं? लेकर प्यार ना दिया पम्मी सम्मी यूं गुदगुदाई, तब दिया होकर इंजीनियर तुम्हारा यबलू। भूल गए? अच्छा पापड़ यूं नापो पुराने आम कब बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम जी नाश्ता लाओ। कितना सुंदर तरीके से कहा था। एक है लेंथेनॉइड और एक है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में यूज होता 4F, एक्टिनॉइड में यूज होता 5F। भाई का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर, यानी कि समझ रहे हो ना, बहुत पुअर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना, मोर पुअर लिखता हूं इसको, ज्यादा गरीब इफेक्ट है इसका, राइट। आगे बात समझ में, मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है किसके अंदर? 5F के अंदर एज कम्पेयर टू 4F।
इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है, जबकि 4f से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एज कम्पेयर टू 5f क्या है, मुश्किल है। तो बोलो गेम समझ में आया। अगला देखो, कह रहे हैं कि जो Zr है, जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4d एंड हाफेनियम बिलोंग्स टू 5d सीरीज, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। आप याद करो इसका रीजन क्या बताया था, कुछ भी बोल रहे हो, ड्यू टू एलसी, एलसी बोले तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद करो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों ने सीखे थे, और क्या सीखे थे कि सर सिमिलरिटी इन द एटॉमिक साइज या रेडियस, राइट, और जो है और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में सीखा था, राइट। नेक्स्ट है ऑल्दो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड बट सीरियम सो +4 एज वेल। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो आप क्या रीजन लिखोगे, देखो जो सीरियम है ना वो +3 के अंदर कम स्टेबल है, और जबकि +4 के अंदर क्या है बेटा जी, ज़्यादा स्टेबल है। पहले बात तो ऐसे लिखना, सर ये लेस स्टेबल है और ये क्या है जी, मोर स्टेबल है। बात सुन ले ध्यान से, बातें बनाना कर दो बंद। यहाँ F में होता है 1 और यहाँ F में होता है कितना, 0। 0 होने की वजह से इसके अंदर क्या पाई जाती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बोलो गेम समझ में आया भाई, बताओ जरा, प्रियांशु बता बेटा, गेम समझ में आया। सीरियम क्यों ज़्यादा जो है। अब अच्छा एक बात बता, इनमें से कोई पूछे तुमसे कि ये कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ। रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है ज्यादा। एक्सप्लेन व्हाई डज कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू इट इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक मीडियम। पहले एक बात सुन लो ध्यान से, सुनो। देखो जो KMnO4 होता है, या मैं बोलूँ MnO4 नेगेटिव है भाई, ये नो डाउट कलर्ड कंपाउंड है, नो डाउट। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाए ना किसी भी तरीके से Mn+2 में, तो ये जो कंपाउंड है इट इज कलरलेस। अरे बोलो ये कैसा हो जाएगा, कलर। अब बहुत आ जाएंगे बुद्धिजीवी, 5 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड है तो सर इट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तो इट विल शो कलर। अरे कलर शो नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही उसको, वो विजुअल में आ ही नहीं रहा, वो IR में आ रहा है, चमगादड़ बनना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर कलरलेस है और अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। उसका रीजन क्या बताओगे, सर उसका रीजन बताएंगे, सर ये हम लोग इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि इसकी जो रेंज है वो विजुअल से बाहर है। वो अल्ट्रा हो सकती है, वो UV हो सकती है, लेकिन वो किस में नहीं है, वो विजुअल के अंदर नहीं है। बोलो बात समझ में आई। अब देखो होता क्या, इधर सुन अनुष्का, ध्यान से सुन बेटा। मैंने बोला व्हेन ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड, इसका मतलब क्या हुआ, सर ये जो KMnO4 है ना, या मैं बोलूँ MnO4 नेगेटिव है ना, इसमें खुद क्या हो रहा है बेटा बता, ये +7 है। अब जैसे ही ये रिएक्ट करता है किसके साथ, C2O4 2 नेगेटिव के साथ। तुम याद करो मैंने बैलेंसिंग में रिएक्शन आपको पढ़ाई है, ये Mn+2 में हो जाता था और भाई हो जाता था कन्वर्ट सिंपल CO2 में। हाँ या ना में जवाब दो, बोलो। देखो इसका क्या हो रहा है जरा देख के बताऊँ मैं, सर +7 से ना भाई गेट रिड्यूस बाई गेनिंग द 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। और यहाँ से पिक्चर किस में कन्वर्ट हो रही है, 0 में हो रही है, मतलब कि -2 से 0 में। मतलब ये क्या काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा। मतलब इसने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया, इसने अपना रिडक्शन कर लिया। आपको क्या सेंस बतानी चाहिए थी पता है, आपको ये सेंस बतानी चाहिए पेपर के अंदर कि सर जो मेरे पास C2O4 2 नेगेटिव है ना, C2O4 2 नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा भाई, अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। इसका मतलब इट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर KMnO4 और MnO4 नेगेटिव। तो इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, Mn+2 में, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोगों को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी भाई, अच्छी तरीके से स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। देखो जरा Cr2O7 2 नेगेटिव है, आप ये रिएक्शन पहले ही पढ़ चुके हो। इसका कलर कैसा होता है बेटा, ऑरेंज होता है। और भाई अगर मैं इस पे कोई बेस डाल दूं, एल्कली डाल दूं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, Cr, बोल नहीं रहे, CrO3, CrO4 में कन्वर्ट नहीं होता था, किसमें, Cr। मतलब ये क्या है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है डाइक्रोमेट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, क्रोमेट। तो क्रोमेट में क्या लिखना चाहिए मुझे, CrO4 आगे -2 नेगेटिव।
भाई साहब, भाई क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, रहता है, रहता है। यहाँ से देखोगे तो -8 आ रहा है, तो -8 को बैलेंस करने के लिए -2 नहीं लगाओगे। और इसका कलर कैसा रहता है बेटा, इसका कलर रहता है सर येलो, ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप एसिड डाल दोगे, समझ रहे हो भावनाओं को, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है भाई, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। ये बात समझ में आई? डेटा में कोई दिक्कत है? बोल बेटा क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया, सर सवाल ये पूछा था कि कलर क्यों चेंज हो गया, आप बोलोगे जैसे ही आपने बेस डाला, बेस डालने से डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू क्रोमेट, और क्रोमेट का कलर क्या होता है जी, येलो होता है। और आप क्रोमेट में अगर जबरदस्ती एसिड का फिर से एडिशन कर दोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट बन जाएगा, जिसका कलर क्या होता है बेटा जी, ऑरेंज होता है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उसका कलर क्या होगा, ओ फॉर ऑरेंज। ऐसे ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब ओ मतलब ऑरेंज, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं है, सवाल कह रहा है KMnO4 जो होता है एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में कैसे बिहेव करता है, ये बता दो। अगली बात समझ में, भाई ये लिखना है, चलो बता दो मुझे। जो KMnO4 होता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, MnO4 नेगेटिव। याद करो सर, आपने बताया था MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट होता है जी, एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2, सही है। जबकि यही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ाई थी MnO4 नेगेटिव बेसिक मीडियम में कैसे कन्वर्ट होता है, MnO4 2-, ऐसे पढ़ाया था। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रल मीडियम में, जो तुम सोच रहे हो वो किसका आंसर है बेटा जी, न्यूट्रल मीडियम में। आपके सिलेबस में ये है, बात समझ में आती है, लेकिन ये पूछा जा सकता है भैया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये 3 बातें पूछी थी। इसी को इस तरीके से पूछ सकता है, जब pH 7 से कम, जब pH 7 से ज़्यादा, जब pH 7, वही बातें ऊपर जो है पूछ रहे हैं कि pH की रेंज के अकॉर्डिंग जो है बता दो। क्लियर है बेटा? पक्का? घबराओगे तो नहीं आगे? चलो नेक्स्ट है, द सेकंड एंड थर्ड रो ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन दे रिजेंबल टू द फर्स्ट रो, एक्सप्लेन वाई। इसका आंसर ये भैया, इसका आंसर ये है ड्यू टू, हाँ ड्यू टू LC, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, E0 ऑफ कॉपर इज प्लस वाइल Zn इज माइनस, वाई, हाइड्रेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात। जब भी ऐसा कुछ देख लो ना आंसर, हाइड्रेशन एनर्जी लगा देना, ठीक है ना। द हैलाइड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट बिकम मोर कोवलेंट देन दैट ऑफ द विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ओके, ये कह रहे हैं कि हैलाइड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे MnCl2 बिकम मोर कोवलेंट विद इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। हाउ? फजान रूल सा नजर आ रहा मुझे तो। देखना कक्षा 11 में फजान रूल पढ़ा था क्या? फजान रूल ये कहता था कि मेटल वो अच्छा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो ज़्यादा, ऐसी बोलते थे। और नॉन मेटल यानी कि आने वाला जो कंपाउंड है वो अच्छा जिसको ऊपर क्या ज़्यादा बेटा जी, एक तो साइज ज़्यादा होना चाहिए। शब्दों में बताऊं मैंने बोला था फजान रूल जो होता है वो कहता है कोवलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज बेटा चाहे कैटाइन का हो चाहे चार्ज किसका हो बेटा जी, एनाइन का हो, कोई भी चार्ज हो। यहाँ मेटल के चार्ज के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल के चार्ज के बारे में। लेकिन एक बात बोली थी उन्होंने, क्या? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, और इनवर्सली होगा किसके, साइज ऑफ कैटाइन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो चार्ज से रिलेट करना तो सही है बात। आप क्या बोलोगे, सर हैलाइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बिकम मोर कोवलेंट एज वी इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो बोलोगे अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जितना ज़्यादा चार्ज होगा मेटल के ऊपर उतना ज़्यादा इजीली पोलराइजेशन होगा, और जितना जल्दी पोलराइजेशन होगा उतना अच्छा कौन सा करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर होगा। ये फजान रूल की बातें हैं, यहाँ डाली हुई हैं, अच्छी बातें डाल दी हैं। तो चलो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। अगला सवाल,
कह रहे हैं कि वाइल फिलिंग अप द इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल द 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल बट रिवर्स हैपन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन ऑफ द एटम। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, क्या हम लोग कह रहे थे आप लोगों से कि भाई जब भी हम लोग फिलिंग देखते हैं ना तो उफ बाउ प्रिंसिपल को याद कर लेते हैं। वो ये कहता है n+l रूल, याद आ रहा भाई? n+l रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है मेरे भाई? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट का मतलब क्या हो गया? इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ n। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो। फिलिंग करते समय n+l और रिमूव करते समय केवल और केवल क्या देखना है? n देखना है। ये कहानी है सिंपल सी। नेक्स्ट है reactivity of the transition element decrease almost regular from scandium to copper। क्या दिक्कत है? क्या बोलोगे इसको? नहीं, यहां पर एलसी कहां से आ जाएगा? 3D सीरीज के अंदर हर जगह एलसी आ जाता है। 3D सीरीज के अंदर बताइए, रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्रीज ऑलमोस्ट, बताओ क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो रेगुलर ऑर्डर देखा जाता है स्कैंडियम से लेके कॉपर तक का। किसका? सर साइज का जो ऑर्डर होता होगा, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? लेफ्ट टू राइट। भाई टॉप टू बॉटम क्या होती है? घटती है। कोई भी एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होती है? घटती है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगी? बढ़ेगी ना? बोलो। तो आप लोग क्या बोलोगे? हियर रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं बोलूँ रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे हाँ या ना? समझ में आ रही तुम लोगों में क्या कह रहा हूँ? बोलो। तो यहाँ पर क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो क्या है बेटा जी? रेगुलर ऑर्डर है। रेगुलर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन। सब समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भाई? रेगुलर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या है बेटा जी? सिमिलर ही है। अगला सवाल, अंतिम सवाल, सवाल का आंसर बताओ और जाओ। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कॉलम 1 कॉलम 2। निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ फिफ्थ का तो ये जिगलन नाटा। वो तो भाई बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं। चलिए भाई सवाल का आंसर बताएं। तो इस सवाल के अंदर हम लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखें कि जो निकल है, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है, ये आंसर हो गया आपका सी। Cu2Cl2 का सेंस हो गया आप लोगों का कौन सी रिएक्शन? सैंडवेयर। V2O5 का मतलब क्या हो गया? कौन सी प्रोसेस? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फाइनली डिवाइडेड आयरन मतलब समझ पा रहे हो? हेबर प्रोसेस। और अगर बात करें Ti की तो ये पिक्चर कहाँ जा रही है? जिग्लन आटा पे। लास्ट वाला कुछ ऐसे ही रह गया? चलो ऐसे रह गया। चलिए कक्षा में आज इतना ही, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। एक PDF भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है? उसमें प्रॉपर तरीके से सवालों को लगा डालो।